बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इंडिया जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर अपनी नफरी और असलहा पहुंचा रहा है, ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ खबरें जो है वो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और कुछ सोशल मीडिया के जरिए से आ रही हैं कि भारत एक जंग चाहता है पाकिस्तान के साथ। और वो जितने ममालिक से रब्ता कर रहे हैं वहां पे वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादती की है और बार बार की है। वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम लगाते हैं और उनका ये कहना है कि वो अब पाकिस्तान के खिलाफ एक हतमी फौजी कार्रवाई करना चाहते हैं। इंडिया के ऊपर इंडिया के अंदर से भी बहुत दबाव है। देखें, बीजेपी की हुकूमत है और वहां पे बीजेपी की हुकूमत में नफरत को बढ़ावा देना आसान रहता है। वहां पे एक आरएसएस की आइडियोलॉजी भी है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो एक जनूनियत तो है वहां पे, एक जंगी जुनून तो है, लेकिन कोई ऐसी कामयाबी उन्हें मिली नहीं जब से बीजेपी ने इस तरह की अपनी पॉलिसीज को अमली जामा पहनाया है। या तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी इन्हें मिल जाती या कोई बहुत बड़ी फतूहात ये कर लेते। चाइना से इनको बहुत मार पड़ी है और पाकिस्तान से भी जो एक बड़ा मार्का इन्होंने किया उसमें इन्हें हजीमत उठानी पड़ी है और शर्मिंदगी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इजाफी नफरियां और वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपना मजीद असला पहुंचाकर भारत कौन से अजाइम जो है उन्हें पूरा करना चाहता है और क्या हासिल कर सकेगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान की फदाइया ने भी अपनी मशकें शुरू कर दी है। मैं खबर पढ़ रहा था, उसके मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जो फिजाई रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं कि यहाँ पे अब पाक फिजाइया प्रैक्टिस करेगी। यहाँ पे जो है वो जंगी मशकें की जाएंगी ताकि तैयारी रहे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एक जंग वाला माहौल बन जाता है तो फिर पाकिस्तान अपना दिफा कैसे करेगा। देखें, कोई धमकी दे, कोई धमकाए, कोई आपको मारने की कोशिश करे या कोई आपके ऊपर हमला करे तो फिर आपके ऊपर फर्ज होता है कि आप अपने दिफा में उसको धमकाएं भी, उसके साथ उसी तरह का सलूक भी करें, उसी आवाज में, बल्कि उसके बढ़ती हुई आवाज के अंदर आप उसको जवाब भी दें और साथ ही साथ आप मुंह तोड़ जवाब दें अगर कोई आपके ऊपर हमला करे तो। और ये हमारे ऊपर फर्ज भी है, लेकिन जंगी जुनून नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। चंद एक चैनल को छोड़ के उन्होंने बहुत अजीब और भोंडी हरकतें भी की है। नॉर्मली पाकिस्तान ने जो है वो काफी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बढ़ावा नहीं दिया गया चीजों को। हालांकि पाकिस्तान को जो जिस लेवल पे जवाब देना चाहिए था उस लेवल पे भी नहीं दिया, लेकिन इंडिया की जानिब से एक जंगी जुनून है और बड़ा खौफनाक जुनून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार टारगेट करती है मौजूदा हुकूमत को कि आप इमरान खान की तरह जवाब नहीं दे पाए, आप इमरान खान की तरह मजबूत खड़े नहीं हो पाए। इमरान खान एक दलेर और बहादुर आदमी था, आप बुज़दिल हैं, आप नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे, उसका नाम लेकर ट्वीट नहीं कर पा रहे। एक वीडियो नाज़रीन में देख रहा था, ये बड़ी खौफनाक वीडियो है। हमले के दौरान सयाहों के पास से मुख्तलिफ वीडियोस निकल रही हैं। पहले कुछ वीडियोस आई, सोशल मीडिया में वायरल हुई, अब कुछ और वीडियोस आई हैं। एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें एक नौजवान है, वो जो जिप लाइन होती है जिसके साथ अपने आप को आजकल बांध लेते हैं, आप, मालम जब्बा में लगी हुई है, नारान में लगी हुई है, डिफरेंट एरियाज में पाकिस्तान में लगी हुई है, लाहौर में भी एक जगह पे है। तो वो जिप लाइन में अपने साथ बांध लेते हैं, वो तार के साथ, और फिर छोड़ते हैं और वो बंदा फ्री फॉल जाता है हवा में। तो एक नौजवान है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ है और फायरिंग शुरू हो गई है। तो उसके साथ आसपास जो लोग खड़े हैं वो, उनकी घबराहट सुनाई भी दे रही है, लेकिन फिर वो इंजॉय करता हुआ अपनी जिप लाइन पे चला गया, क्योंकि तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि फायरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, उसे पता नहीं चला। लेकिन वो अपनी एक सेल्फी स्टिक से अपनी वीडियो बना रहा था और वो घूमता हुआ जा रहा था। तो उसके उकब में कुछ मनाजिर बड़े खौफनाक नजर आए हैं कि गोलियां लोगों के ऊपर चलाई जा रही हैं और एक शख्स जो है भाग रहा था, उसको गोली लगती है और वो एकदम गिरता है जमीन पे गोली खा के, बिल्कुल एक पत्थर की तरह नीचे गिरता है। इस तरह लोगों को गोलियां लगी हैं। तो बड़े खौफनाक मनाजिर थे जो पहलगाम में हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाकया है। दहशतगर्दी कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। किसी भी मजहब, किसी भी नस्ल के इंसान को मारा जाए, किसी भी जबान बोलने वाले को मारा जाए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। और दहशतगर्दी सिर्फ वो नहीं है जो कुछ लोगों को टैग कर दिया जाता है कि ये दहशतगर्दी है। जो इसराइल कर रहा है फलस्तीन के साथ, वो फलस्तीनी भी दहशतगर्दा है, वो भी एक तरह की दहशतगर्दी है। जो कुछ हसीना वाजिद ने अपने लोगों के साथ किया था वो भी दहशतगर्दी थी। इसी तरह म्यांमार के अंदर जो कुछ हुआ, और जो लोग मगरब से ताल्लुक रखते हैं, मगरबी ममालिक से, वो कहते हैं रशिया ने दहशतगर्दी की है यूक्रेन के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते। और जो अफगानिस्तान के अंदर हुआ, जिस किस्म की लड़ाई हुई, जिस किस्म का इराक के ऊपर अटैक हुआ, तो वो क्या था। ये जरूरी नहीं है कि दहशतगर्द सिर्फ जनाब अब टैग करने के लिए मुसलमान ही दहशतगर्द है, ऐसा नहीं है। ये दहशतगर्दी का कोई मतलब नहीं होता और ये जरूरी नहीं है कि ये कोई ग्रुप्स हो, ये फौजें भी दहशतगर्दी करती हैं और ये हम विटनेस करते हैं ये सारी चीजें। तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब एक के बाद एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। रॉयटर्स को ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू किया। शहजाद अकबर साहब का दावा है कि राइटर्स की मिन्नतें ख्वाजा आसिफ साहब ने बाद में की, जनाब मेरा इंटरव्यू आपने नहीं चलाना, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का वो इंटरव्यू चल गया। अब उस इंटरव्यू में हुआ यह है कि
शहजाद अकबर साहब की पहले बात सुन लें, क्योंकि इंटरव्यू तो चल गया और मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ। वो ये बताते हैं कि वजीर दिफा ने हस्बे आदत एक गैर मुल्की खबर रसाई इदारे को दिल खोल कर इंटरव्यू अनायत कर दिया, जिसमें वजीर आपके दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा जी लो जी इंडिया ने 2-3 दिन में अटैक कर देना है और हमने तो जनाब वो अपना बम भी जो है वो तैयार कर दिया है, एटम बम। तो इस किस्म का इन्होंने इंटरव्यू दिया और इससे पहले भी इसी तरह का एक इंतहाई खौफनाक इंटरव्यू गैर जिम्मेदाराना ख्वाजा आसिफ दे चुके हैं, जिसमें वो एतराफ जुर्म कर चुके हैं कि हम गंदा काम करते हैं, दहशतगर्द पालते भी हैं, उन्हें ट्रेन भी करते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम ये अमेरिका वगैरह के कहने के ऊपर करते हैं। और ये बयान नशर होते ही BBC उर्दू ने इसकी खबर चलाई और उसमें जो अहम हल्कों में जो है वो खलबली मच गई कि जनाब ये क्या हो गया, स्टैब्लिशमेंट आपकी हिल गई पाकिस्तान की कि हमारा वजीर दिफा हमारी मंजी ठोकता जा रहा है हर जगह पे। जिस जंग को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहे हैं जंग होने लगी, हमने एटम बम भी तैयार कर दिया है। ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है? कुछ ही देर बाद जो है वजीर दिफा को उनके मोहतरम और पूरे मुल्क के बॉस जनाब जनरल साहब के हुजूर तलब किया गया, जहां वजीर आजम भी तशरीफ लाए। इतलात के मुताबिक पिंडी स्टाइल में इनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई और दो टोक हुक्म जारी हुआ कि फौरन जाओ और अपना बखेड़ा खुद समेटो। यानी ख्वाजा साहब की चंगी टका की बिस्ती हुई है बकौल मिर्जा शहजाद अकबर साहब के। अब तक ये इतलात बताती हैं कि जो ख्वाजा साहब हैं वो गैर मुल्की इदारे के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करते रहे हैं कि किसी तरह ये इंटरव्यू मनसूख कर दें, खत्म कर दें, हटा दें इसको, मगर इदारा अपनी नशर की गई खबर पर डटा हुआ है। और ख्वाजा साहब जो है वो अक्सर बड़ा बोल जाते हैं, लेकिन इस सारे वाक़े ने वज़ीर दिफा की असली औकात भी बेनकाब कर दी है। तो वज़ीर दिफा की क्या औकात है पाकिस्तान में? यहाँ वज़ीर आज़म की औकात नहीं है तो वज़ीर दिफा की क्या औकात होगी? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जनाब जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा साहब ने जो गंद मारा, उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है, पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी है, अगर हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा हुआ तो हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एटम बम मार देंगे। ऐसा तो कोई नहीं कहता, एटम बम मारने की चीज है, डराने की चीज है। आप ओपनली सारी दुनिया को इस वक्त जब आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, इस वक्त जब लोग आपको शक की नजर से देखते हैं, इस वक्त जब दहशतगर्दी में पूरी दुनिया में आपका दूसरा नंबर है कि दहशतगर्दी से आप मुतासिर हो रहे हैं, तो आपका वजीर दिफा कह रहा है कि हम एटम बम मार देंगे किसी और मुल्क को, और वो भी उस मुल्क को मारने की बात कर रहे हैं जिसके साथ सारी दुनिया की दोस्ती है। तो रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, एक न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए दो जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज ने हुकूमत को आगाह किया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने फौजी कुव्वत में इजाफा कर दिया है। हमारे वजूद को खतरा हुआ तो हम जोहरी हथियार, एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जमीन में अगले 4 दिन अहम हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जानिब से भारी तादाद में फौजें एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं। हम पर जंग मुसल्लत की गई तो पूरी तरह तैयार हैं। अच्छा, ये जनाब ख्वाजा आसिफ ने कहा। अब ख्वाजा आसिफ साहब जनाब, वैसे मैं एक बताऊं, पंजाबी में एक कहावत है, एदे मुंह ते ना चिक्कू चाड़ दो। यानी चिक्कू कहते हैं, वो आपने देखा होगा कि घोड़ा या कोई और जानवर उसके मुंह के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसके बाद वो बोल नहीं सकता या खा नहीं सकता। तो पंजाबी में जो बंदा कोई इस तरह की गलत बातें कर रहा होता है और अच्छी भली बनी हुई बात को खराब कर देता है, या पंचायत के अंदर जब चीजें ठीक होने लगती हैं तो कोई ना कोई बंगी मार देता है, तो ऐसे बंदे के बारे में जो बुजुर्ग है वो कहते हैं एदे मुंह ते चिक्कू चाड़ दो, कि चिक्कू चढ़ाओ इसके मुंह के ऊपर ताकि इसका मुंह बंद हो। इसका मुंह बंद होगा तो मामला ठीक होगा। तो ख्वाजा साहब दे मुंह ते उन चिक्कू चाड़ दो। वैसे उनकी कमाल किस्म की क्लास हुई है बकौल शहजाद अकबर साहब के, और उम्मीद है कि ख्वाजा साहब अब बंगियां मारना बंद कर देंगे, इनके इंटरव्यूज बंद कराएं। पूरा पाकिस्तान बार बार कह रहा है, ख्वाजा साहब को सुकून नहीं मिल रहा, बार बार पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब कोई ना कोई चंद चढ़ाएंगे, इन्हें मना करें। अब वो कहते हैं जनाब मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। मैंने कहा था अगले 2-3 दिन अहम है, मैंने 3 दिन में जंग छिड़ जाने की कोई बात नहीं की। वहां कुछ और कहकर आ रहे हैं, यहां कुछ और कहकर आ रहे हैं, और अपने मुंह से बात की है। वहां पे भी अपने मुंह से बात की, यहां भी अपने मुंह से बात कर रहे हैं। एक मुंह से अलग अलग बातें करते, जबान ही इनकी एक नहीं है। वो याद ना एहसन इकबाल ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्वीटें कर दी, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की बर्तरी बनना शुरू हुई वो ट्वीटें डिलीट करना शुरू कर दी कि आपने तो कहा ही नहीं कुछ। पहले उसके खिलाफ बयान देते रहे, उसके खिलाफ ट्वीटें करते रहे। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आया, सिर्फ उनकी सीटें ऊपर जाना शुरू हुई, तो ये जनाब अपनी ट्वीटें डिलीट करना शुरू कर दी। एहसन इकबाल कमजोर लोग हैं, एक बयान पे टिकते ही नहीं है। अच्छा जी जनाब, अब तलत हुसैन को दिए गए इंटरव्यू के अल्फाज से भी ख्वाजा आसिफ साहब पीछे हट गए। यानी जो इंटरव्यू 4-5 इंटरव्यू दिए इस बंदे ने, पाकिस्तान के वजीर दिफा ने, इंडियन वजीर दिफा ने ब्रीफिंग्स ली। उसने अपने घर में बुलाया मिलिट्री ऑफिसर्स को, सीनियर को, 4 स्टार जनरल्स को, घर बुलाकर ब्रीफिंग्स ली। तैयारी कर रहा है, तरीके से चल रहा है उनका वजीर खारजा, उनका वजीर आज़म। हमारे क्या हो रहा है, इसहाक डार ने राब्ते किए हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के जो उनके हम मनसब हैं उनसे राब्ते किए हैं और उनसे बातचीत की है। वो एक संजीदा एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने तो बोंगियों की हैट्रिक कर दी, बल्कि उससे डबल हैट्रिक कर दिए। पहले एक इंटरव्यू दिया, उसमें एक अजीब काम कर दिया, सारी जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर कुछ और कह दिया रॉयटर्स को, एक और वेबसाइट को कुछ और कह दिया।
तलत हुसैन को कुछ और कह दिया और आप मुकर गए एंड में, जनाब मैंने ये भी नहीं कहा। अपने सारे बयान से ख्वाजा साहब मुकर गए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि ये आदमी, अब एस्टेब्लिशमेंट को समझ आनी चाहिए कि ये आदमी है जिसको रिहाना डार के मुकाबले में जाली फार्म 47 पर लाकर बैठाया आपने और फिर उसको वजीर दिफा भी बनाया। और इस तरह के बंदे ही पसंद होते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जिनके सर में दिमाग नहीं होता और उनकी अकल नहीं होती। अरे जो मुंह में आ कह दिया, ये जुगते मारने का टाइम नहीं है भाई। पाकिस्तान के दिफा का मामला है और इंडिया के साथ एक संजीदा नौयत का मामला आपका चल रहा है, तो आपको सीरियस रहना चाहिए। नाज़रीन, एक और फैसल वाडा साहब ने बयान दिया है, ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बयान आपको सुनाना चाहूंगा। लेकिन फैसल वाडा साहब ने पहले एक बात की शहबाज शरीफ के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को माफ कर दे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। 9 मई को बाद में देख लेंगे। शहबाज शरीफ के बाद लीडर होने, स्टेट्समैन होने का मौका है और पीटीआई समेत तमाम पार्टीज को एक जगह बिठाएं, एपीसी बुलाएं, ये फैसल वाडा ने कहा। लेकिन ये जो मौका है ना स्टेटमेंट बनने का या लीडर बनने का, ये शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, इन सारों ने जाया कर दिया। ये मौका इनके पास 8 फरवरी 2024 को था, जब ये एस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठ के, रात के वक्त इनको बुलाया गया और इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पैरों में बैठ के अपने गलों में पट्टे डाल लिए और लास्टिक की शलवारें पहन ली बकौल मुतीउल्लाह जान साहब के। और उस रात इन्होंने फैसला किया कि ये अब लास्टिक की शलवारों के साथ और गले में डले हुए पट्टों के साथ गुजारा करेंगे और पालतू बन के रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के। तो अब इनके पास लीडर बनने का मौका नहीं है। बतौर अर्दली तो ये जिंदगी गुजार सकते हैं, बतौर लीडर अब ये लोग जिंदगी गुजार नहीं सकते। दूसरा, एक और बड़ा अजीबोगरीब काम किया फैसल वाडा साहब ने, ये तो मैं सुन के हैरान रह गया। फैसल वाडा साहब तो उस मुकाबले में आ गए हैं जो नवाज शरीफ साहब लगातार जीत रहे हैं बड़ी कई दहाइयों से। मरियम नवाज भी जीत रही हैं बड़े लंबे अरसे से, गवर्नर सिंध भी इस मुकाबले के अंदर शामिल थे और जरदारी और बिलावल ने भी इसके अंदर बड़ी मेहनत की है। लेकिन फैसल वाडा मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आगे जाना चाहते हैं। फैसल वाडा ने आर्मी चीफ की बेहतरीन खुशामद की है और खुशामद के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यानी अगला तमगा इम्तियाज अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो फैसल वाडा साहब को मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब की नजर जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो एक खास महारत है उसमें जो एक पोजीशन रखते हैं नवाज शरीफ साहब, फैसल वाडा साहब की अब जो नजरें हैं वो उस पोजीशन पे, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर बड़ा क्लियर हेडेड, वेल प्लान्ड, वेल टाइम्ड, कॉन्फिडेंट, मुस्तकिल मिजाज, फोकस्ड, टारगेटेड, अचीवर, गो गेटर किस्म का चीफ है। पूरी कौम मुत्तहिद है अपने चीफ के साथ और अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है। वाडा साहब, आपका तो ये जो बयान है पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, लेकिन आर्मी चीफ ने चंद दिन पहले आईएसपीआर के अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आर्मी चीफ साहब की तकरीर लगाई गई थी। मैं जरा निकाल के चेक करके आपको बता देता हूं कि उसको अभी तक कितने लोगों ने सुना है, ताकि आपको यह पता चल जाए कि आर्मी चीफ साहब के साथ कितनी कौम खड़ी है। लेकिन नाज़रीन, आप भी सुन लें, फैसल वाडा साहब भी देख लें कि 12 दिन पहले आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया था ओवरसीज पाकिस्तानियों से। 12 दिन पहले ये वीडियो लगाई गई, आईएसपीआर ने खुद लगाई और ये वीडियो जो है वो 8 मिनट और 39 सेकंड की है। 12 दिन के अंदर 33,000 पाकिस्तानियों ने इस वीडियो को देखा है। 33,000, 25 करोड़ के मुल्क में 33,000 पाकिस्तानियों ने इस वीडियो को देखा है। इमरान खान की सिर्फ एक झलक गुजार दें आप कहीं से और एक वीडियो डाल दें इसी आईएसपीआर के चैनल पे, अगर लोग नहीं देखते तो फिर भी इस पे डालें आप, फिर आप देखें कि कितने करोड़ व्यूज आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, तबाही फिर जाएगी व्यूज की। तो फैसल वाडा साहब, आप खुशामद आपने बहुत अच्छी की, कमाल किस्म की, लेकिन आप हकायक से बहुत दूर चले गए। वो वक्त चला गया जब इन चीजों से आपको मकबूलियत मिलती, आपको फायदा होता। अब वो वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में चीजें रैप अप हो रही हैं, ये और चलेगा नहीं, बहुत लंबा अरसा नहीं चलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में बदतरीन शिकस्त गुज़िश्ता साल हो चुकी है। अब तो वो अपना जख्मी धर लिए घूम रही है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्यादत है, उन्हें पाकिस्तान की अवाम ने नाकों चने चबवाए हैं और बदतरीन शिकस्त दी है 8 फरवरी 2024 को। उसके बाद से लेकर अब तक वो अपने जख्मी वजूद को घसीट रहे हैं, कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी को तंग करते हैं। अब सनम जावेद को जनाब गिरफ्तार कर दिया। यानी फौज को बॉर्डर पे जाने का कहना क्या एक जुर्म है? या ये कहना एक वजीर आला को कि भारतीय जारहियत पर अपनी लबकुशाई करने, क्या ये एक जुर्म है? क्या ये इतना बड़ा जुर्म है कि सनम जावेद को और उनके शौहर दोनों को गिरफ्तार कर दिया जाता है जेल के बाहर से, और गिरफ्तार भी एक ऐसे भोंडे मुकदमे में कि जनाब इन्होंने धांधली के खिलाफ एक एहतजाज किया था आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले एहतजाज किया था धांधली के खिलाफ, तो उसका एक मुकदमा हमने दर्ज करके रखा हुआ था, उसमें हमने इनको पकड़ लिया। शर्म भी नहीं आती पकड़ने वालों को और पकड़वाने वालों को, कोई ढंग का मुकदमा ही बना ले आप। तो ये क्या इतनी बुरी बात है, इतनी मायूब बात है कि फौज को यह कहा जाए कि आप अपना असली काम, आपका लड़ने वाला है, आप जाके लड़ लें। एक लड़की ने यही कहा है ना कि जाए जाके लड़ दें आप। खातून ने और क्या कहा आपसे कि जनाब आपका लड़ने का काम है, आपका बजट सारा कुछ लड़ने से मुताल्लिक है, जाके लड़े।
اور دوسرا ایک وزیر اعلیٰ کو کہا کہ آپ کو دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ لیڈر ہیں تو ذرا آپ لب کشائی کریں انڈیا کے خلاف، مودی کے خلاف. آپ اس کو اپنے گھر میں تو بلا لیتے ہیں لیکن آپ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی کوئی زبان کھولیں، کوئی بات کریں. تو اس پہ اٹھا کے اس کو اندر ڈال دیا. اندازہ کریں اب آپ. ناظرین، شریفوں کا ایک بہت بڑا جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے. یہ فیملی جو ہے نا، اگر جھوٹوں کے سر پہ سینگ ہوتے نا تو یہ خاندان 12 سینگا ہوتا، جتنے جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں. اب محمد زبیر صاحب پی ایم ایل این کے بڑے خاص آدمی، ان کی طرف سے یہ سابق آرمی چیف سے مذاکرات بھی کرتے رہے جب ان کا بہت برا وقت تھا. تو محمد زبیر صاحب بتاتے ہیں کہ جب حالات اس طرح کے تھے اور میں مذاکرات کر رہا تھا جنرل باجوہ سے تو انہیں خطرہ ہوا کہ یہ بات کھل جائے گی، معاملہ باہر نکلے گا. تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے میری اور جنرل باجوہ کی ملاقاتوں سے متعلق میڈیا پر بتا دیا. تو میں نے مریم نواز سے پوچھا کہ اب پبلک کو کیا بتانا ہے. مریم نواز نے کہا کہ آپ کہیں. اس کا تو مریم نواز اور نواز شریف کو معلوم ہی نہیں تھا، میں خود گیا تھا. یہ اپنے اوپر لے لیں آپ، ہمارا نام نہیں لینا آپ نے. ہم تو ووٹ کو عزتوں کا بیانیہ چلا رہے ہیں، ہم تو لوگ کو بیوقوف بنا رہے ہیں پاکستانیوں کو، ہم تو پاکستانیوں کو جھانسا دے رہے ہیں. یہ جو بوٹ پالش ہم نے کی ہے اس کے بارے میں آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا. لوگ آپ سے پوچھیں تو آپ نے کہنا ہے کہ زبیر صاحب آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں خود ہی کر رہا تھا. اس پہ نواز شریف اور مریم نواز کو پتہ بھی نہیں. اندازہ کریں کتنے بڑے فراڈی ہیں یہ باپ بیٹی. یہ نہیں خود اس بندے کو لگایا کہ جا کے آرمی چیف سے فیروز سے مذاکرات کرو، اس سے یہ باتیں کرو. جب وہ بندہ پکڑا گیا تو اسے کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ اپنے اوپر الزام لے لو، میرا اور میرے باپ کا اپنا نام نہ لینا. اور بعد میں جناب ایک میٹنگ کے اندر شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ احسن اقبال نے اسی محمد زبیر کو شوکاز نوٹس بھی کر دیا کہ جناب آپ کیوں جا کے فوج سے ملے. آپ اندازہ کیجیے. حیرت نہیں ہوتی؟ مجھے تو نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے تو پتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے تو پتا ہے یہ فراڈ کرتے ہیں. جو کام اچھا ہوگا یہ کہیں گے جی ہم نے کیا ہے، جو برا ہو جائے دوسرے کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. تو یہ وہی کاروائی ہے جو انہوں نے محمد زبیر صاحب کے ساتھ بھی کی. وہ بیچارے شریف آدمی تھے اور وہ برداشت نہیں کر پائے. اس کے بعد انہوں نے سارے پول ایک ایک کر کے کھولنے شروع کر دیے. ناظرین، جو ولسن صبح اٹھا امریکہ میں اور صبح اٹھتے ہی اس نے پھر سے عمران خان صاحب کو آزاد کروانے کے لیے ٹویٹ کر دیا. اور وہ اب تلا ہوا ہے کہ وہ اپنا بل پاس کروائے گا، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ. کیا وہ کروا پائے گا؟ تو میری نظر میں بہت مشکل ہے. اب یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ جب سے ٹرمپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے کچھ تعلقات تھوڑے بہت پاکستان کی حکومت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے ان کو معدنیات آفر کی ہیں، کچھ اور چیزیں پاکستان نے انہیں آفر کی ہیں امریکنز کو کہ جو خدمتیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسی صورت میں مجھے مشکل لگتا ہے کہ یہ بل پاس ہوگا. لیکن جو ولسن اس کے اوپر پورا زور لگا رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے ڈیموکریٹس اور کتنے ریپبلکنز ان کو اکٹھا کر سکتا ہے اس بل کی حمایت میں. اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو عاصم منیر صاحب پاکستان کے وہ پہلے آرمی چیف ہوں گے جن پہ دوران ڈیوٹی امریکہ میں پابندیاں لگ جائیں گی، حالانکہ ڈکٹیٹرز کے اوپر بھی ماضی میں نہیں لگی ہیں. ناظرین، ایک میں چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں. یہ شیر افضل مروت صاحب کا بیان ہے اور شیر افضل مروت صاحب پہ نا مجھے دکھ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی جب ایسے اوپر سے نیچے گرتا ہے اور ان کی اپنی کیفیت میں سمجھ سکتا ہوں جس سے وہ گزر رہے ہیں اس وقت. میں نے کئی اور لوگوں کو ایسی تکلیف میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا برا وقت کسی کو نہ دکھائے. اور یہ وقت ٹل جاتا ہوتا ہے، آدمی تھوڑا سا صبر سے اور ہمت سے کام لے اور حق کے اوپر کھڑا ہو جائے تو یہ وقت ختم ہو جاتا ہے. تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ مجھے پارٹی سے لات مار کر نکالا گیا. یہ لات جس کی بھی تھی نا ایک دن ٹوٹے گی. میں شیر افضل مروت صاحب کو زیادہ تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو مجھے پتا ہے نا، مروت صاحب جس نے آپ کو لات ماری ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے. آپ آج بھی اس لات کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں جس نے لات مار کے آپ کے خلاف سازش کی ہے. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتا چلے گا تب تک بہت دیر ہو گئی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر دیا. الیکشن کمیشن نے کوئی رولہ نہیں ڈالا کہ جناب دکھاؤ کہاں پہ الیکشن ہوئے، دکھاؤ کہاں پہ آپ کے کیمپ لگے، کہاں پہ آپ کی ووٹنگ ہوئی، کس طریقے سے آپ نے کیا، ہمیں یہ چیز ثابت کر کے دیں، وہ چیز ثابت کر کے دیں، یہ آئینی نکتہ، یہ کچھ نہیں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ کا الیکشن. جو پارٹی بھی الیکشن کرواتی ہے انٹرا پارٹی، چاہے کافلی کروائے، پیپلز پارٹی کروائے، فضل الرحمان کی پارٹی کروائے، کوئی بھی کروائے، وہ کہتے ہیں قابل قبول ہے. نواز شریف بلا مقابلہ ہو جائے قابل قبول ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. پی ٹی آئی کے الیکشن کو پکڑ کے بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے تو اس کا الیکشن بھی نہیں مانتے. یہ ہے پاکستان میں انصاف اور قانون. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.